हेलो स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर टू पढ़ा चुके हैं। लेक्चर 2 में आपको पढ़ाए थे कि कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का रीजन अगर एयर हो तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। आज हम एयर के केस में ही हम बात करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा। तो थोड़ा सा आज का मेरा टॉपिक है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, यही टॉपिक है। यह लेक्चर 3 है। यह लेक्चर 3 है। इसमें ध्यान से देखिएगा, एनर्जी है। एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि हर चीज में एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। चाहे तो वह कोई भी टॉपिक हो, एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें एनर्जी को रिलेट करना बहुत आसान है। ठीक, तो देखा जाए, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, यह देख लीजिए। बैक में हम लोग पढ़े थे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच का मीडियम अगर एयर है, इसका प्लेट एरिया A है, बीच का गैप D है, तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस होता था A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। D हो गया गैप, प्लेट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी होता था। आज हमको पढ़ाने जा रहे हैं कि इसके बीच कितना एनर्जी होगा, यह कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है। तो देखिए, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि आप दो कैपेसिटर में दो प्लेट कंसीडर किया। यह आपको प्लेट है, यह आपको दो प्लेट दिख रहा है। अब देखिए, यहां तो वह कंफर्म है कि इसका प्लेट एरिया सब सिमिलर रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये हो गया प्लेट एरिया और डी हो गया गैप बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, मीडियम एयर है। अब देखिए, इस पे एनर्जी की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लेट से चार्ज को एक से दूसरे पे ले जाते हैं। मतलब चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको प्लेट फर्स्ट नाम दिए, इसको प्लेट सेकेंड नाम दिए। बार बार पहले भी वीडियो में हम दिखाए थे कि प्लेट इस टाइप की सिचुएशन में होता है। ठीक है, यही प्लेट आपका है, ये प्लेट है, ऐसे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बीच कितना एनर्जी होगा, या कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होगा। तो ऐसा करने में हम क्या करते हैं कि एक प्लेट से डीक्यू चार्ज को इस पे लाते हैं, और लाने का जो भी मेरा हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है वो स्लोली किया जाता है। देखिए, जहां भी एनर्जी स्टोर करने की कंसेप्ट आ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली होता है। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो हम पढ़ाने में वर्क किस तरह से, आप लोग को धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो यह जो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, यही वर्क डन आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट है, इसी कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं तो यह एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, तो यह वर्क डन जो है ना डिफरेंट फॉर्म में स्टोर हो रहा है डिफरेंट स्टूडेंट। तो सिमिलर यहां से हमने क्या किया कि डीक्यू चार्ज को लाए। तो फर्स्ट टाइम अगर चार्ज को लाते हैं इस प्लेट पे तो उस केस में वर्क डन नहीं करते हैं। वजह यह होता है कि याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि फ्री ग्रेविटी या हम स्पेस लिए, यह कोई स्पेस है जहां पे G का वैल्यू 0 है, तो G का वैल्यू 0 होने के मतलब यह हो गया कि इसमें अगर इस
ग्रेविटी में इस स्पेस में अगर कोई भी मास रहेगा तो उस पर फोर्स का वैल्यू 0 है। तो अगर हम किसी भी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी मास को आप ले जा रहे हैं, मान लेते हैं कि मास m है, ठीक है ना, इसको ले जा रहे हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस केस में इस पे वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है 0 होता है। क्योंकि देखिए वर्क डन होने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ता है, और यहाँ तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरी है, ठीक है ना, वह तो ऑटोमेटिक स्लोली खुद वह डिस्टर्ब थोड़ा सा कर देगा तो स्लोली वह मूव कर जाएगा। तो इसी कारण से इस केस में वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट तभी करता है जब कोई फील्ड फोर्स हो। तो जब फर्स्ट टाइम चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेस पे लाते हैं तो उस केस में आप वर्क डन नहीं करते हैं। तो वर्क डन नहीं किए, लेकिन मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अभी फिलहाल ला रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और यह प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक। लेकिन अब जैसे ही अगर कोई चार्ज को हम सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे लाते हैं, तब यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर चुका है। फर्स्ट टाइम फील्ड नहीं क्रिएट था, क्योंकि सब नेट चार्ज का वैल्यू 0 था, एक्सेस चार्ज 0 था, इसी कारण से कोई फील्ड नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब डीक्यू चार्ज को लाए तो अब फील्ड क्रिएट कर चुका है। अगर हम नेक्स्ट डीक्यू को लाते हैं तब इस केस में वर्क डन करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत बार, इनफाइनाइट बार डीक्यू चार्ज को ला रहे हैं, इनफाइनाइट बार डीक्यू चार्ज को ला रहे हैं। और डीक्यू चार्ज को लाने के बाद ये पता चला है कि इस पे टोटल चार्ज Q हो गया है, और इस पे चार्ज हो जाएगा -Q, ठीक है ना। तो यह किस इंस्टेंट का सिचुएशन है, हमने क्या किए, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक डीक्यू चार्ज लाते किस इंस्टेंट में इस पे Q चार्ज कर दिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब कि अब यह सिचुएशन जो बन गया वह इस टाइप के बन गया। देखिए यह सिचुएशन किस इंस्टेंट में इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। यह किस इंस्टेंट का सिचुएशन है, Q चार्ज, और इसमें हो गया -Q चार्ज। यह किसी भी इंस्टेंट का सिचुएशन है जब हम डिफरेंशियल चार्ज को ला रहे थे, डिफरेंशियल वर्क कर रहे थे, और ऐसा सिचुएशन हुआ कि किसी इंस्टेंट में फर्स्ट प्लेट पे चार्ज हो गया Q और दूसरे प्लेट पे चार्ज हो गया -Q। तो देखिए अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर बात करते हैं तो याद रखिएगा प्लस चार्ज को कंसीडर करते हैं, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर +Q है। लेकिन हमको देखिए प्लेट एरिया लिए है, गैप बिटवीन प्लेट D लिए है, हमको टोटल चार्ज Q जो है चार्ज ऑन कैपेसिटर है, Q को लिए हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो देखिए Q के मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यह किसी इंस्टेंट का सिचुएशन है, हमको टोटल चार्ज जो लाना है, टोटल चार्ज Q लाना है, यह किसी भी इंस्टेंट का सिचुएशन है। तो देखिए बहुत आसान सिचुएशन है। अब देखिए क्या करना है, यह सब पहले ही से मान चुके हैं, लेट ऐसा माने हैं। अब अगर इस पे Q चार्ज आया, अब यहां से अगर हम DQ चार्ज को ले जाएंगे, तब इसमें हम इस इंस्टेंट में DQ चार्ज को ले जाने में हम कितना वर्क डन करेंगे। तो यहां से सिंपल सिचुएशन होता है, क्योंकि आप एक रिलेशन पढ़े थे कि वर्क डन का वैल्यू जो होता था, वर्क डन जो लिखते थे Q इंटू डेल V, ये आपको बैक में याद होगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है, जो चार्ज को ले जा रहे हैं वह चार्ज और चेंज इन पोटेंशियल, यह इस टाइप के सिचुएशन होता था। मान लेते हैं कि यह इनिशियल पॉइंट है और यह फाइनल पॉइंट है, और किसी चार्ज को आप यहां से +Q चार्ज को लीजिए, +Q चार्ज को आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जा रहे थे,
ठीक है ना, सुरुली ले जाना है, एक बात को ध्यान रखना है। तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू करते थे, वर्क डन का वैल्यू होता था Q इंटू डेल V। और यहाँ पे हम डिफरेंशियल वर्क डन की बात किए हैं, तो यहाँ पे चार्ज खाली डिफरेंशियल हो जाता है, मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा डिफरेंशियल चार्ज इनटू चेंज ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज ऑफ पोटेंशियल ही होगा। और अगर कोई पॉइंट चार्ज को ले जाते हैं तो वर्क डन का वैल्यू होता है Q इंटू डेल V। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम dq चार्ज को दिस प्लेट से दिस प्लेट तक लाते हैं तो वर्क डन हमको कितना मिलता है, dw। सपोज दैट the any instant suppose that any instant of time the charge on the capacitor is q। ऐसा माने कि किस इंस्टेंट में q चार्ज है, the potential difference is Q by C। याद रखना होगा कि अगर कोई कैपेसिटर पे Q चार्ज है और कैपेसिटेंस C है तो दैट मोमेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में Q by C होगा। तो यहाँ है the potential difference is Q by C at this instant। अब देखिए इसका काम नहीं है, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दिस इंस्टेंट पोटेंशियल हो गया Q by C। द डिफरेंशियल वर्क to take the differential charge dq is dw। मतलब कि यह बता रहा है कि अगर उसके बाद अगर dq चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं तो आप जो डिफरेंशियल वर्क किए हैं वो dw, that is dw dq इंटू डेल V। तो यह प्लेट से यह प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है वह Q by C, क्योंकि आपको पता है यहां से अगर हम dq लिखें और यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए पहले इस प्लेट पे था और यह प्लेट पे आया, तो इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया V पॉजिटिव और इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया V नेगेटिव। तो यहां से डेल V में हो जाता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो dq और V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव का वैल्यू हो जाएगा Q by C। तो इसको सजा के लिखिएगा तो 1 by C Q इंटू dq। इतना हमको डिफरेंशियल वर्णन करना पड़ा है, ठीक है ना, dq चार्ज को लाने में। किसी इंस्टेंट में चार्ज इस पे Q था और किसी इंस्टेंट में है और नेक्स्ट टाइम t प्लस dt में ऐसा हुआ है, क्योंकि यह तो किसी इंस्टेंट का चार्ज है ही, तो नेक्स्ट dq चार्ज जो हम लाए हैं तो उसमें समय लग गया है t प्लस dt। तो अब हमको टोटल चार्ज तो Q लाना है, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q लाना है, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल वर्क डन 1 by C कांस्टेंट है तो Q इंटू dq। अब इसका भी इंटीग्रेशन, शुरू पे प्लेट पे चार्ज 0 था, हमको टोटल चार्ज कैपिटल Q लाना है तो कैपिटल Q, तो यह टोटल वर्क डन हो गया W। और यह तो बहुत ही आसान सिचुएशन है, क्योंकि बताए थे कि x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है s स्क्वायर बाई 2। तो q इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 by C बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर देंगे 0 से कैपिटल Q। और लिमिट पुट करने के लिए बताए थे कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट 0 है
तो यह हो जाएगा 1/c और कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2। तो आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। आपको यह रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई कैपेसिटर है एयर में है, तो उस केस में उसका एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, जहां पे Q जो इंडिकेट करता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, C हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यह मेन पॉइंट होता है। एयर के केस में क्यू स्क्वायर बाई 2c, जो कैपेसिटर का एनर्जी होता है वह एयर के केस में होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई करते हैं कि अगर यह एनर्जी स्टोर किया तो कहाँ एनर्जी स्टोर करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपीज आपके पास है, तो वह मनी कहाँ है? आपके जेब में है, गोदरेज में है, पेटी में है, मतलब डेट बिल भी बक्सा में है, कि बैंक में है। तो यहाँ पे यह इंपॉर्टेंस होता है कि क्यू स्क्वायर बाई 2c जो एनर्जी है कैपेसिटर का, वह एनर्जी कहाँ है, कहाँ स्टोर किए हुए है। तो कहने के मेरा मतलब है यह तो कैपेसिटर का एनर्जी है। कोई भी चीज का एनर्जी होता है तो वह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमको यह जानना है कि यह एनर्जी कहाँ होता है। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो बता रहे थे क्या, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि यह आपका कैपेसिटर, यह कैपेसिटर, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, तो यहाँ पे इसके पास जो वर्डन, हम टोटल वर्डन जो किए थे वह कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो जितना वर्डन करेंगे तो वही वर्डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया था, क्योंकि टोटल हम वर्डन जो किए थे क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो U का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का, ये याद रखना होगा। यह हो गया एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यह एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए इस एनर्जी को आप बहुत डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए मान लेते हैं कि यह इस पे तो प्लस चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसका C हो गया कैपेसिटेंस, A हो गया प्लेट एरिया, और D हो गया गैप बिटवीन प्लेट्स। देखिए अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे, यह जो फॉर्म है एनर्जी का चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में है। चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में अगर पूछेगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा। अब यह एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है तो वह आगे हम बताएंगे कि कब यह फॉर्मूला यूज करेगा, कब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेगा। तो फिलहाल अभी यह ध्यान रखना है कि जहां पे चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट अगर रहे ना, तो यह एनर्जी का फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान होगा। जहां पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदर फॉर्म। तो देखिए कुछ नहीं करना है, U तो U है और क्यू स्क्वायर बाई 2c है। अब यहां से हाफ कर लीजिए और एक क्यू को छोड़ दीजिए, और यहां से दूसरा क्यू को क्यू बाई सी के साथ ले लीजिए। तो इसका मतलब कि यह हो गया हाफ क्यू भी, ठीक है ना, हाफ क्यू भी हो गया। मतलब कि किसी इंस्टेंट में अगर क्यू चार्ज है तो इसका पोटेंशियल दैट मोमेंट हो जाएगा क्यू बाई सी। यह हो गया भी के मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए बहुत आसान है। देखिए एक और पोटेंशियल डिफरेंस को भी माना था, लेकिन वह किस इंस्टेंट का पोटेंशियल है, यह आपको फाइनल पोटेंशियल है जो टोटल चार्ज स्टोर कर चुका है। फाइनली लिखा गया, फाइनली लिखे ना, फाइनल
पोटेंशियल डिफरेंस है, यही याद रखना है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक फॉर्म हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फॉर्म हो गया हाफ क्यू भी। अब हम इसको जो है ना कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस अदर फॉर्म और लिख रहे हैं, अदर फॉर्म। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सीरियस में ना देख रहा है, रिलैक्स में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आगे हंसी भी बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो है ना मटेरियल पे आ जा रहे हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। तो U इक्वल टू हो गया हाफ क्यू भी, दूसरा पहला एनर्जी होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा एनर्जी हो गया हाफ क्यू भी। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में डाल रहे हैं। तो आप देखे थे कि एनर्जी का वैल्यू था क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, Q का वैल्यू अगर निकालिएगा तो आपको पता है कि Q इक्वल टू हो जाता है C भी, क्योंकि C के मतलब कैपेसिटेंस और V के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ से Q बाई C इक्वल टू V, तो Q इक्वल टू C भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो Q इक्वल टू C भी। अब Q के जगह पे ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो U का वैल्यू हो जाएगा CV का स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक से C कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो यह भी एनर्जी का फॉर्म है। अब ये सोचना है कि कौन कहाँ पे एनर्जी यूज करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन से और बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह समझना है कि जहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है यह फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है यह फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होने के मतलब ये तो बेचारा खुद कांस्टेंट है, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट एनर्जी का यह फॉर्मूला लगा देंगे, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो यह लगाएंगे। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, चार्ज और पोटेंशियल। इसको यूज नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन जानने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। तो आपको क्या मिला, हेंस एनर्जी का आपको फॉर्म कौन कौन मिला, क्यू स्क्वायर बाई 2c एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ क्यू इंटू भी, यही आपको एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्म है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जानना है, क्योंकि थोड़ा सा पहले बोले थे कि यह एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है। जैसे आपके पास 20,000 रुपीज है, तो वह रुपीज कहाँ पे रख ले हैं आप, पॉकेट में रखता है, संदूक में रखता है, मैंने बॉक्स में रखता है, अलमारी में रखता है, गोदरेज में रखता है, किताब में रखता है, मैंने वह एनर्जी कहाँ पे रहेगा, या बैंक में रखता है। तो कहने के मतलब यह है कि इसका अगर हम बात करें तो कैपेसिटर में इस टाइप के सिचुएशन होता था, इस पे आपको प्लस क्यू चार्ज था और यह इस पे नेगेटिव चार्ज होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के इसमें टर्मिनेट हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाता था। यहाँ पे आप 1D देख रहा है, लेकिन रियल में यह 3D सिचुएशन हो रहा है। देखिए अगर बीच में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे यहाँ से निकलेगा और यहाँ टर्मिनेट होगा, जैसे एक लाइन से नहीं हो रहा है, सीधे सीधे नहीं निकल रहा है, जैसे यह पूरा चार्ज का सरफेस है, यह क्यू चार्ज जो होता है पूरे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, प्रत्येक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कन्फाइंड है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इसका प्लेट एरिया हो गया A, अगर गैप D है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो वॉल्यूम में कन्फाइंड है, क्योंकि प्लेट एरिया और जितना इसको मोटाई से गुना कर देगा वो वॉल्यूम में बन जाएगा। जैसे देखिए आप ज्यादा नहीं सोचिएगा, आप इस रीजन, जैसे दो प्लेट के बीच जो एयर है, वह दो प्लेट के बीच का जो एयर है वह किस में कन्फाइंड है, लेंथ में कन्फाइंड है, एरिया में कन्फाइंड है कि वॉल्यूम में कन्फाइंड है। तो साफ बोलिएगा कि दो प्लेट के बीच में जो एयर है वह वॉल्यूम में कन्फाइंड है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यह हो गया प्लेट एरिया, अब बीच का गैप हो गया D, तो इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू D। क्योंकि जहां भी हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो वहां का सिंपल सिचुएशन होता है कि बेस एरिया से हाइट को गुना कर देते हैं। तो कहने के मतलब है कि यह जो कैपेसिटर का एनर्जी होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्फाइंड होता है। यही प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसी में कन्फाइन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जो भी एनर्जी कैपेसिटर का है वह इसी रीजन में कन्फाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस रीजन में होता है वहां पे कन्फाइन होता है। तो अब देखिए, एनर्जी का एक नया मोड़ ले लिया। पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ते थे तो बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है, ठीक है ना, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो उस फील्ड में पोटेंशियल होता था, उस पोटेंशियल में कोई चार्ज लाते थे तो उस चार्ज के पास एनर्जी होता था। मतलब कि सब चार्ज अपना एनर्जी उसको अपना अपना चार्ज एनर्जी को स्टोर कर ले रहता था। लेकिन यहाँ पे तो नया ही कंसेप्ट ले लिया है। इस कंसेप्ट में यह बोल रहा है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। अब जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। अब जिस कैपेसिटी के चार्ज उसमें जाएगा उसमें उतना एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने के मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी एक फील्ड है और इस फील्ड में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है, लेकिन अब इस एनर्जी को कौन कितना गेन करेगा यह डिपेंड करेगा कि किस टाइप के इंसिडेंट मेरे फील्ड में जाता है। अगर हाई पोटेंशियल वाला हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला अगर मान लेते हैं कि इंसिडेंट आता है तो वह ज्यादा एनर्जी मेरे फील्ड से स्टोर करेगा, लो वाला आता है तो कम होता है। तो मेरा कहना यही है कि एनर्जी का एक नया मोड ले लिया है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है तो आप पॉइंट चार्ज के फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी जानता था कि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप के होता था और यह इंफिनिटी तक चला जाता था। इसका मतलब कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है, इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रीजन where electric fields is present, the region where electric field is present, कॉमा यहाँ पे है, the electrostatic energy are stored in that region। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो इस वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही टर्म में निकालते हैं। क्योंकि यह एनर्जी जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि जनरली जो होता है वो आपको 3D में मिलता है और 3D में मिल रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी 3D में स्टोर है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर है तो उसके लिए एक नया टर्म लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है। जो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए पहले तो यह समझ लेना है कि यह एनर्जी जो है यह एनर्जी कोई भी एनर्जी बात करें तो यही रीजन में कन्फाइन है, ठीक है ना। और अब हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में यह एक्सप्रेशन कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जानना चाहते हैं तो देखिए एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा,
ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको सब नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, तो फिर हम आगे बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट सब लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, तो देखिए क्या बता रहे थे एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका वही हेडलाइन था जो लिखे थे, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इतना आराम से लिखा जाएगा, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, यही मेन यूज करते हैं। तो हम लोग देखे थे क्या, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट होता है और इस पे चार्ज प्लस Q था और इस पे चार्ज माइनस Q था। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप के होता था। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको बताए थे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जो लिखता था, इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो लिखते थे वह Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू तो आप जानते करते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। सब एयर मीडियम में अभी हम बात कर रहे हैं, फिर आगे हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, एनर्जी बात कर लेंगे तो सब फिर रिलेट आसानी से होते चल जाएगा। तो देखिए यह कैपेसिटर का एनर्जी था, वह था Q² बाई 2C। यह कैपेसिटर का एनर्जी है और दिस एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। दिस एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ही टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं। तो देखिए यहां से Q का वैल्यू निकालिए, तो इसमें इसी वैल्यू में हम Q का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहां से आप क्योंकि देख चुके हैं कि E का वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि E का वैल्यू कितना निकाला था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि Q इक्वल टू हो जाएगा ए ई एप्सिलॉन नॉट। आगे पीछे कहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ई एप्सिलॉन नॉट। और C का वैल्यू तो जानते ही है कि एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो एनर्जी जो हो जाएगा, एनर्जी Q का वैल्यू हो गया ए ई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बाई टू और C का वैल्यू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहां से हो जा रहा है, देखिए कैलकुलेशन कीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर दो गो है स्क्वायर होने के कारण तो कट जाएगा, तो ये वो बच जाएगा, तो यह हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये वो एप्सिलॉन नॉट बच गया ए स्क्वायर, और ये वो यहाँ पे एरिया भी बच गया है और डी ऊपर जाके यह हो गया है। देखिए इस टाइप के, क्योंकि यहाँ पे दो एरिया है, एक एरिया कट गया, दो एप्सिलॉन नॉट है, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक वो बचा, यह नीचे से ऊपर जाके डी हो गया। तो देखिए इतना एनर्जी इसके रीजन में स्टोर है। और यह जो टर्म है यह वॉल्यूम ऑफ द रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है तो वॉल्यूम ऑफ द रीजन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं V, थोड़ा सा कैपिटल से V के मतलब कि इसका प्लेट एरिया A था और गैप D था, तो यहां से आपका V का जो वॉल्यूम ऑफ द रीजन जो हो रहा है एरिया इंटू डी हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द रीजन, जो कि बेस, जो कि आपको पता है कि यह हो गया आपका बेस एरिया, और ये गैप कितना डिस्टेंस पे दूसरा प्लेट है डी डिस्टेंस पे, तो बेस एरिया को हाइट से गुना कर दीजिएगा तो वॉल्यूम मिल गया, तो V इक्वल टू ए डी। तो अब यहां से इस टर्म को एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो यह हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और यह जो टर्म होता है, यह जो टर्म है यहाँ पे, यह टर्म जो देखिए एनर्जी बटा वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी।
तो आपको लास्ट टर्म जो मिल गया एनर्जी बटा वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल यू से लिखते हैं, यह हो गया कैपिटल यू, या स्मॉल यू हो गया, जिसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यू को क्या डिफाइन करिएगा, यू इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। named is इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मैंने यू को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। यू नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो यह आपको जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, इसी कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू होगा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो कभी कभी इसका डायमेंशन में पूछ देता है, तो यह एनर्जी बटा वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन हो गया, ये पूरा जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो U का जहां भी डायमेंशन पूछेगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है ना। यह एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद रखिएगा, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में बताता है कि अगर यूनिट वॉल्यूम ले तो यूनिट वॉल्यूम के मतलब हो गया कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइटेड। अगर कोई रीजन लेगा तो वहां पे एनर्जी का वैल्यू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर इसका आप यूनिट लिखिएगा, यूनिट तो जूल, अगर इसका यूनिट लिखिएगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का हो गया जूल, और पर यूनिट वॉल्यूम के हो गया मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा जूल पर मीटर क्यूब। अगर इसका डायमेंशन को लिखा जाए तो जगह नहीं है, ऊपर देखिए यू का अगर डायमेंशन लिखा जाए तो एनर्जी का हो गया ml स्क्वायर 3 वर्स स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब। इसको सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा ml इनवर्स 3 वर्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका एनर्जी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा और ध्यान देना है, खत्म है। U नोट करके, U का वैल्यू तो आप जान गया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। तो यह जो वैल्यू है, इस वैल्यू को दो तरह से यूटिलाइज करना है। अगर मान लेते हैं कि फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, तो फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट इसको तोड़ लेना है। एफ लिख देते हैं, एफ ई के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब यहां से डायरेक्ट इसको एनर्जी बटा वॉल्यूम ही तोड़ लेना है, और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो किसी रीजन में अगर एनर्जी निकालना है तो डायरेक्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को डायरेक्ट वॉल्यूम से गुणा कर लेना है। ये वॉल्यूम है यार। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक सीट, या सीट है प्लेन सीट, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो आपको पता था कि इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था, दोनों साइड होता था, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप के होता था। अब हमने कहा कि इस रीजन में कहीं भी एक क्यूबिकल शेप ले लिए, क्यूबिकल शेप ले लिए, क्यूबिकल शेप ले लिए। जैसे मानिए ना कि कोई सीट है, इनफाइनाइट सीट है, और उसके बगल में आपका अपना घर बना है, यह घर बना है, आपका होम है, क्यूबिक शेप में, क्यूब के शेप में आपने घर बनाया। तो आपके घर में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। तो देखिए यहाँ पे देख रहा है कि फील्ड कांस्टेंट है। अगर फील्ड कांस्टेंट है, चूंकि आप जानते हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह सीट के कारण फील्ड का वैल्यू है, हमने आपको लेक्चर 2 में सब बता दिए हैं। तो यह फील्ड का वैल्यू होता है, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह फील्ड यूनिफॉर्म होता है।
तो अगर इस फील्ड में आप एक घर बनाए हैं क्यूब शेप में, जिसका साइड लेंथ जो है साइड लेंथ ए है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो बहुत आसान से निकाला जा सकता है। डायरेक्ट इसमें अगर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना हो तो डायरेक्ट लिखिएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम को v से गुना कीजिए, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, अब वॉल्यूम हो गया एक क्यूब, तो कैलकुलेशन करके हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2 दूनी 4 तो 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया एक क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही क्वेश्चन बनाना आसान है, और यह सब आईआईटीजी में क्वेश्चन पूछता है। तो कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, बिना को सोचे। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज कर लेना है। और लास्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वेरिएबल होगा तब तो फिर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम से गुना नहीं करना पड़ेगा, वहां पे इस फॉर्म में तोड़ना है। जैसे यह था एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसका वैल्यू था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है, डिफरेंशियल एनर्जी बाय डिफरेंशियल वॉल्यूम, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको लिखिएगा तो डिफरेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो यह फॉर्म में यूज करना है, डिफरेंशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करके और एक सुटेबल एक्सप्रेशन को सेट करके इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन बात कर रहे हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम ले रहे हैं, जगह कम है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, तो आगे बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन था कि एक स्फेरिकल सेल है, एक स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस अपना कैपिटल आर है, और हम एक इसके सराउंडिंग में एक और स्फेरिकल सेल इमेजिन किए हैं जिसका रेडियस 2r है। तो बताना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा इस रीजन में। ऐसे तो ये स्फेरिकल सेल है तो इसके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फील्ड होगा, लेकिन हमको टोटल फील्ड नहीं निकालना है, टोटल भी फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमको बताना है कि इस रीजन में ही कितना खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। मतलब कि बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या कि अगर इस पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, जो आप जानता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट जो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से फास्टली डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर में आ गया। तब वहां से जो फॉर्मूला बताए थे वेरिएबल वाला, उससे आपको बनाना होगा, क्योंकि जहां भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से ड्यू का वैल्यू हो जाता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना है। ड्यू का वैल्यू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आर डिस्टेंस पे, आर रेडियस पे एक डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर करना है, आर पे डी आर। यही सब मैथमेटिकल कंसीडर करने का तरीका है जो न्यूटन साहब ने यह सब डिफरेंशियल के लिए आप लोगों को आसान कर दिया है कैलकुलस करके। तो देखिए मेरा काम है कि इस वॉल्यूम में या डिफरेंशियल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, तो ड्यू एनर्जी स्टोर है। तो अब क्या कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लिख लीजिए। तो यह हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई का वैल्यू आप जानते हैं चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस पे अगर हम फील्ड निकालें तो इसके अंदर टोटल चार्ज हो गया क्यू, या स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू दिए थे, क्यू है टोटल चार्ज, तो क्यू बाई 4πε0 आर का होल स्क्वायर, देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो आर 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 रेडियस के सरफेस, आर रेडियस के जो सरफेस स्फेरिकल सरफेस बनाया है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², इसका मोटाई हो गया dr, तो यह हो गया dr, तो देखिए 4πr², 4πr², एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हाफ, यहां से एप्सिलॉन नॉट भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हाफ q², 4πε0, और यहाँ r² हो गया और dr ही बच जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिए, 4πr², यह दो गो है तो ये वो कट जाएगा, तो 4πr² बच जाएगा, 4πr² बच गया, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ दो गो है, एगो एप्सिलॉन नॉट कट गया, एगो एप्सिलॉन नॉट बच गया dr, तो देखिए इस फॉर्म में आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकता था q² बाई 8πε0 r² इंटू dr, तो हमको तो इसी रीजन में एनर्जी निकालना है, तो यहां से अगर उसका एनर्जी निकालिएगा तो इंटीग्रेट कर दीजिए कि टोटल एनर्जी हो गया 0 से u, और यहाँ पे देखिए r का रेडियस कहां से वैरी करेगा, देखिए जहां भी लिमिट की बात होता है तो r को डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं, अगर r को डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करते हुए सरफेस तक ही जाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो इस यहीं तक हमको एनर्जी निकालना है, तो अगर r इंक्रीज करेगा तो जाएगा 2r तक जाएगा, और सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि r भी आप सेंटर से लिए हैं, तो इसका मतलब कि सेंटर से यह सरफेस का डिस्टेंस हो गया r, और सेंटर से यह सरफेस का डिस्टेंस हो गया 2r, इसका मतलब कि इसको जो इंटीग्रेट कीजिएगा q² बाई 8πε0 और dr बाई r², इसको इंटीग्रेट कीजिएगा r से लेके 2r तक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो टोटल एनर्जी आपका u हो गया q² 8πε0, यह इंटीग्रेशन हम जानते हैं -1/r होता है, और r यह हो गया 2r। अब इसको क्या कीजिए कि माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो -q² और 8πε0 और 1/2r माइनस 1/r, 1/r लिमिट पुट कर दिए हैं, तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो यह एनर्जी आ जाएगा 2r एथी हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा q² बाई 16πε0 इंटू r, यही आपका आंसर मिला। इसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं टोटल एनर्जी बोलता कि फील्ड में कितना होता, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये समझ सकते हैं, टोटल एनर्जी अगर पूछता, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता तो देखिए सेम काम होता या सेम डिफरेंशियल होता, यानी कि सब चीज सेम रहता, और q² बाई 8πε0 और dr बाई r² रहता, ठीक है ना। अब इसको खाली इंटीग्रेट कर देते हैं, du का इंटीग्रेशन टोटल एनर्जी 0 से u, टोटल से u, और यहां से q² और 8πε0 और dr बाई r² को इंटीग्रेट करते कैपिटल R से इंफिनिटी तक, यह आपका इंटीग्रेशन हो जाता। तो यहां से टोटल एनर्जी अगर बात करते तो यह आंसर आ जाता q² बाई 8πε0 इंटू कैपिटल R, यह आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उसको रीजन में कितना एनर्जी स्टोर होता है, q² 8πε0 इंटू r, और इस सेल के पास कितना एनर्जी है, तो आंसर हो जाएगा q² 8πε0, क्योंकि जितना एनर्जी हमारे पास रहेगा उतना ना स्टूडेंट को देंगे,
अब मान लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम इंसिडेंट को कहाँ देंगे, तो सिस्टम के पास जितना एनर्जी होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। तो देखिए अब बहुत सारा इंसिडेंट बोल रहा है कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए, तो नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स प्लस इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा सीरियस पढ़ा दिए थे, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ठीक है ना, थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे, तो क्लियर समझ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। यह आपको लेक्चर 3 का वीडियो है और इस पर ये जितना भी पॉइंट बताया है इसका नोट्स भी मिल जाएगा और असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ओके बाय, जय हिंद।